please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हर वो अहम खबर दिखाना हमारा कर्म है जो मुद्दा गर्म है। राहुल गांधी ने अब से कुछ ही देर पहले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के लिए ट्वीट कर उन्हें महान समाज सुधारक बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में जो लिखा है वो आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने कांशीराम के लिए ट्वीट किया, उनकी तारीफ में ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने कांशीराम को समाज सुधारक बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, मान्यवर कांशीराम एक महान समाज सुधारक थे। दबी हुई सामाजिक शक्तियों को राजनीति और परिवर्तन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके अथक संघर्षों ने भारतीय राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कांशीराम को समाज सुधारक बताया। फिर से बता देते हैं उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है। राहुल गांधी ने लिखा, मान्यवर कांशीराम एक महान समाज सुधारक थे। दबी हुई सामाजिक शक्तियों को राजनीति और परिवर्तन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके अथक संघर्षों ने भारतीय राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन। राहुल गांधी ने कांशीराम को महान समाज सुधारक बताया। ट्वीट करके उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन भी किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, मान्यवर कांशीराम एक महान समाज सुधारक थे। दबी हुई सामाजिक शक्तियों को राजनीति और परिवर्तन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके अथक संघर्षों ने भारतीय राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण सिंह, राहुल गांधी का ये ट्वीट क्या इशारा, क्या मतलब? देखिए नवजोत, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जो जीत हुई है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की एक तरह से आधारशिला रखी गई, उसमें राहुल गांधी भी अपना हिस्सा चाहते हैं। और गाहे बगाए अगर आपको याद हो तो सोनिया गांधी गुलदस्ता लेके मायावती के पास गई थी उनके जन्मदिन की बधाई देने। कल अखिलेश यादव मायावती के पास गए। तो एक ब्रॉडर जो गठबंधन बनाने की कोशिश होती है उसमें राहुल गांधी ने कांशीराम को याद करते हुए जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ इशारा किया और बहुजन समाज पार्टी को साधने की कोशिश की है। इन चुनावों में कांग्रेस ने अलग दांव खेल करके एक तरह से खुद को अलग कर लिया था और अब राहुल गांधी नहीं चाहते क्योंकि उनके बिना भी ये गठबंधन जीता है और कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है। अगर कांग्रेस साथ रही होती तो शायद ज्यादा श्रेय ले पाती और आज जो जीत का जश्न मनाया जा रहा है उसमें कांग्रेस की भागीदारी ज्यादा होती। तो राहुल गांधी एक तरह से कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भूल हुई है कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश में इस ट्वीट के जरिए और आने वाले दिनों में भी सपा और बसपा का वो समर्थन करके उसकी भरपाई करना चाहेंगे। शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कांशीराम की राजनीति पर अमिट छाप है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके बात कही है। क्या विपक्ष का महागठबंधन 2019 में एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? क्या विपक्ष को एकजुट करने की सोनिया गांधी की पहल मोदी सरकार के खिलाफ 2019 में कोई जादू दिखाएगी? क्या विपक्ष के तमाम दल राहुल गांधी का नेतृत्व मानने को तैयार होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर विपक्ष के सभी दलों को एनडीए के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कल रात राहुल गांधी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की और शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस को मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए। और इस मुलाकात में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। यूपी के लोकसभा उपचुनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच हुई ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। खबर ये भी आ रही है कि इस मुलाकात में 2019 के चुनावों के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने पर चर्चा हुई है और कहा यह भी जा रहा है कि इसी सिलसिले में राहुल गांधी जल्दी ही तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। और विपक्ष के सभी दलों को एनडीए के खिलाफ एकजुट करने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोशिशों पर एनसीपी और शिवसेना ने कहा है कि कांग्रेस पहले प्रधानमंत्री उम्मीदवार तो तय कर ले। विपक्षी दलों का डिनर डिप्लोमेसी ये केवल सर्जिकल स्ट्राइक न हो, ऐसा कहा है शिवसेना ने। शिवसेना के नेता सांसद संजय जी राउत अभी मेरे साथ है। राउत साहब, क्या कहना है सेना का? नहीं, हमारा तो कुछ कहना हो ही नहीं सकता है। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में
कोई 20 पॉलिटिकल राजनीतिक दल एक साथ एक रात्र भोजन के लिए आए थे। एक मजबूत विरोधी दल बनाने की उनकी कोशिश है, तो उनका स्वागत करना चाहिए। हमारे देश में आज जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, जिसे आप एकाधिकारशाही बोल सकते हो, और डेमोक्रेसी में इतने बड़े देश में अगर मजबूत विरोधी दल न हो तो मुझे लगता है देश को और देश की डेमोक्रेसी को खतरा बन सकता है। इसलिए जो पहल सोनिया जी ने की है, और सभी चाहे शरद पवार साहब हो या ममता जी हो, सब उनके साथ अगर आ रहे हैं मजबूत विरोधी दल, उनका हम स्वागत करेंगे। लेकिन बहुत ही गंभीरता से इस प्रकार की गठबंधन होने की ज़रूरत है, क्योंकि विरोधी दल में तो 4 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है, तो नेतृत्व कौन करेगा सरकार का? अगर सरकार बनती है, बनेगी नहीं, सरकार बनती है तो उनका नेतृत्व कौन करेगा? ये निर्णय पहला होना चाहिए। सर, क्या आप इस प्रयास को राहुल गांधी के इस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने कहा था कि राहुल के नेतृत्व को लेकर असहज है कुछ दल, इसलिए सोनिया गांधी फ्रंट में आती हैं? बिल्कुल, सोनिया जी को सीपीपी का नेता के तौर पर रखा गया है और साथ ही साथ यूपीए की नेता भी सोनिया जी हैं। तो राहुल गांधी का जो है वो सीमित रोल है कि संगठन के अध्यक्ष के तौर पर उनको रखा है। अब जहाँ तक के सबको साथ लेके चलने का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि पवार साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से पब्लिक के भाषण में भी ये बात कह दी है और मीटिंगों में भी कही है कि अब हमें किसी तरह का आपसी मतभेद नहीं रखना है, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी मिल के लड़े, और इसके साथ जितने दूसरे साथी हैं 15, 17, 20 जो सोनिया जी के यहाँ मिले थे, अब ये सब ही यह समझ के दिल साफ करके एक दूसरे के बारे में लोकल प्रॉब्लम होंगे आपस में, जैसे सीपीआईएम टीएमसी का हो, बीएसपी एसपी का हो, मगर ये सारे लोकल प्रॉब्लम को बालाए ताक रखकर देश के हित में सब आगे बढ़ें ताकि ये बीजेपी की निकम्मी सरकार को हटा दिया जाए। लेकिन सर, एक सवाल आके वहीं फंसता है ना, नेतृत्व कौन करेगा? इस जो मोर्चा आप लोग बना रहे हैं, एक संभावित गठबंधन है, इसका नेतृत्व क्या कांग्रेस के पास होगा, क्या राहुल गांधी के पास होगा? देखिए, नेतृत्व पहले नहीं होगा, पहले सफलता होगी, पहले साथ होगा, फिर सफलता होगी, फिर नेतृत्व होगा। तो राहुल गांधी से कोई आप लोगों को दिक्कत है अगर आने वाले दिनों में दावा ठोकते हैं? राहुल गांधी को खुद सब मिलके राहुल गांधी को जब प्रपोज करेंगे तब वो दिक्कत का सवाल आएगा ना। अभी तो कोई है नहीं ना राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री के लिए। अभी तो किसी ने नहीं कहा कि ये शर्त पे सब साथ आ रहे हैं कि सबको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कबूल करना होगा, ऐसी तो कोई शर्त है नहीं। तो फिर क्या मसला क्या है? कोई मसला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अब चूँकि देश के हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में सारा देश खड़ा हो गया है, तो ये राजनीतिक पक्षों को चाहिए कि ये मतभेद न रहे, और नेतृत्व की बात तब होगी जब हमारे पास उतनी संख्या लोकसभा में होगी। उपचुनाव परिणाम आने के बाद आला नेताओं का ट्वीट लगातार जारी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि नीतीश चाचा जाएं राजगीर की पहाड़ियों में आराम करें। इस पर बात करने के लिए जयप्रकाश नारायण यादव जी हैं। सर, एक निशाना साधा है, तगड़ा निशाना साधा है पूर्व डिप्टी सीएम ने। जो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा वह सही है। जनादेश का लोकतंत्र में अपमान करना वह मालिक का अपमान करना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के घर और विचारों में और बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों में आंख लगा करके ये आरएसएस के गोद में बैठ गए। जनता भारी गुस्सा और तकलीफ जिसका इजहार अररिया में और जो जहानाबाद में जनता ने करने का काम किया। ट्वीट की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सारी पार्टी को धन्यवाद किया। कांग्रेस का नाम नदारद है। क्या आरजेडी आगे कोशिश करेगी कि कांग्रेस और जो अन्य फ्रंट हैं सपा बसपा के साथ आए? नहीं, जो समान विचारधारा वाली हम पार्टियां हैं लगभग एक जगह बैठ रहे हैं। अभी भी आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सभी लोग बैठे थे। जब कोई गठबंधन बनेगा तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि क्षेत्रीय दलों को वो कैसे एक लेते हैं, उनको कैसे विश्वास में लेते हैं। तो डिनर पर जाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो कहीं ना कहीं आप साथ आ रहे हैं। अभी आपने यही बात कही कि जवाब देने के लिए हम किसी भी तरह का समझौता कर सकते हैं। डिनर पर जा रहे हैं मतलब तो यही हुआ कि आप लोग तैयार हैं। देखिए, डिनर पे जाने का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई समझौता कर लिया।
अरे डिनर पे तो प्रधानमंत्री जी बुलाएं कि हम नोटबंदी किए हैं उस पर बोलना है, हमने लोन बंदी अपने लोगों को दे दिया उस पर बोलना है, हमने रोजगारों को धोखा दे दिया उस पर बहस करना है, हम उनके यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, सुनील जी रुकिए अनिला सिंह जी को भी साथ ही जोड़ लेती हूँ। अनिला जी, इस जवाब से आप क्या समझ रही हैं? डिनर पर जाना तो मंजूर है, लेकिन जब बात राहुल गांधी की आती है तो क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष उतना मजबूत और 2019 में टक्कर देने के लिए तैयार है एनडीए को? देखिए, सर्वप्रथम तो जो जनादेश गोरखपुर और फूलपुर की जनता ने दिया है वो सर्वोपरि है और ससम्मान हम उसको स्वीकार करते हैं। परंतु ताज्जुब मुझे ये होता है कि समाजवादी पार्टी को बेहद खुश दिखाई दे रही है कि देखो 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 हमने क्या जीत हासिल कर ली। बैसाखी ली इन्होंने बीएसपी की, क्योंकि बीएसपी जो है उपचुनाव लड़ती नहीं है। कांग्रेस के साथ इन लोगों की सहमति नहीं बनी, क्योंकि ये कांग्रेस जो है गोरखपुर से नहीं लड़ना चाहती थी, ये गोरखपुर देना चाहते थे, वो फूलपुर से लड़ना चाहती थी, ये फूलपुर नहीं देना चाहते। तो आप यहाँ तीनों की तीन तिगड़ी अभी देख लीजिए, आपस में इनका कोई तालमेल नहीं है। हाँ। अगर ये सोच रहे हैं कि ये 2 सीटों पे उपचुनाव में जीत हासिल कर ये 2019 में वर्डिक्ट जो है अपने नाम लिखवा लेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से, तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। मैं जरूर कहूंगा कि गैर भाजपावाद का दौर सिर्फ 4 साल में शुरू हुआ। कांग्रेस के विरुद्ध गैर कांग्रेसवाद का जो चीजें शुरू हुई थी, पहले 30 साल में कांग्रेस ने शासन किया केंद्र। अब बात आती है कि गठबंधन होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, तो बहुत स्पष्ट कर दूं, 89 के बाद से देश में गठबंधन का दौर है। 2014 में पहली बार जनता ने छप्पड़ फाड़ करके वोट दिए हैं। वोट इसलिए दी कि विकास होगा, लेकिन ये हर व्यक्ति को पाकिस्तान भेजने लगे। तो जनता ने कहा कि ये तो बिल्कुल सरकार चलाना जानते नहीं, तो भाजपा को निश्चित। सर, गठबंधन को लीड कौन करेगा? राजीव जी, लीड कौन करेगा? देखिए, सुनील यादव जी को मैंने सुना, उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट कही कि सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता कौन है जो लीड करेगा? राहुल गांधी लीड करेंगे। सुनील जी बताइए। संशय है इसमें कोई आपको? जी राजीव जी बोलिए, मैं फिर उनसे जवाब लेती हूँ। राजीव जी बोलिए। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। और राहुल गांधी ईमानदारी के प्रतीक, सत्य के प्रतीक। अगर ईमानदारी और सत्य चाहिए सबको, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के साथ खड़ा होना, पहली बात। दूसरी बात, पैन इंडिया 2 ही पार्टियों की प्रेजेंस है, एक भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की। तो पैन इंडिया जिन पार्टियों का प्रेजेंस है उन्हीं के साथ खड़ा होना होगा। अनिला जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अनिला जी, मैं इस पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगी। राजीव जी ने जो कहा कि विपक्ष मजबूत हो रहा है और विपक्ष मजबूत होगा और ऐसे में राहुल गांधी ही लीड करेंगे और 2019 में टक्कर देंगे, और उन्होंने कहा कि 2019 में एनडीए का सफाया करने के लिए यूपीए तैयार है। देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश के विषय में बात करूं तो अभी आप देखिए कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है, तो ऐसे में ये कैसे अपेक्षा करते हैं कि अखिलेश यादव जी और मायावती जी, जिनका अपना खुद का एक वोट बैंक है, एक फॉलोअरशिप है यहाँ पे, उनके नेतृत्व उनका नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे। हाँ, सोनिया गांधी जी एक बेहद बहुत आदरणीय महिला है और बहुत अच्छी माँ है, मैं कहूँगी। मुझे गर्व है कि बहुत सारी माओं को सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार के एक माँ होना चाहिए। वो चाहती हैं कि राहुल गांधी एस्टेब्लिश हो जाए एक नेता के रूप में। मेहनत करते हैं राहुल गांधी, परंतु दुर्भाग्यवश वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे। राजीव जी महागठबंधन की बात आप लोग करते हैं, डिनर देते हैं, सब पार्टियों को बुलाते हैं, लेकिन यूपी में क्या हो जाता है? जब एसपी बीएसपी दोनों साथ आते हैं तो कांग्रेस हट जाती ना, फिर वहां से कांग्रेस भी तो नहीं हटी है। और फिर आपका हाल क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो भी आप लोग देख रहे हैं। देखिए, केंद्र के जो गठबंधन बनते हैं, इतिहास गवाह है इस बात का कि चुनाव से करीब 6 महीने पहले बनते हैं, लेकिन अभी चुनाव आने में करीब सवा साल है। इस सवा साल से पहले ही श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यूपीए चेयरपर्सन, उन्होंने एक दावत बुलाई जिसमें कि 20 दलों के नेता शामिल हुए। इसका मतलब स्पष्ट है कि देखिए, गठबंधन का दौर है, जैसे मैंने कहा। अच्छा, यानी आप राजीव जी आप ये कहना चाह रहे हैं, जरा समझा दीजिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो केंद्र के गठबंधन होते हैं वो राज्य के गठबंधन से अलग होते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा ना कि राष्ट्रीय दलों की प्रेजेंस पूरे देश में,
क्षेत्रीय दलों की प्रेजेंस अपने अपने स्टेट्स में। तो क्षेत्रीय दलों को ये भी देखना होता है कि उनकी राजनीति, जो क्षेत्र की राजनीति है, जिस क्षेत्र में वो है, वो भी बनी रहे और राष्ट्रीय गठबंधन भी हो जाए, गठबंधन भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में कोई इसका सेट फॉर्मूला नहीं हो सकता कि इस तरह से चीजें होंगी। जहां जहां जिसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, और इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी खुलकर आ नहीं रही है। यूपी में लड़कों का साथ कबूल था, लेकिन अगर देश की बात करें तो वहां पर अभी फिलहाल खामोश है। शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी दिल्ली के असोला गांव में अभियान चलाकर 197 एकड़ सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश के बाद राजस्व विभाग ने सरकारी जमीन पर बने हजारों घरों को प्रशासन ने तोड़ दिया है और गांव में रहने वाले लोग सरकार के इस अभियान से नाराज हैं। उनके पास अब रहने का कोई आसरा नहीं है। लोगों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के उनके घरों को तोड़ा गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के असोला गांव में। यहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अवैध निर्माण हटाने का एक अभियान चलाया है और आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर जो अवैध निर्माण किया गया था, इन अवैध निर्माण को हटाने के लिए यहां पर बाकायदा जेसीबी मशीन द्वारा यहां पर घरों को तोड़ा गया है। इससे पहले बाकायदे जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया था उन्हें नोटिस दिया गया। जब भी वो लोग नहीं हटे, उसके बाद यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश के बाद ये पूरी कार्रवाई की है। बताया ये जा रहा है। हाँ, यहाँ पर मेरे साथ कुछ शख्स हैं, इनसे सीधा बात किसी को भी नोटिस नहीं दिया यहाँ पे, तो हमें तो पता ही नहीं था, तो अचानक आए। किसी को भी नोटिस नहीं दिया, किसी को नहीं, किसी को नोटिस नहीं दिया। सुबह आकर यहाँ आ गए एकदम। जैसा कि वो बता रहे हैं कि कोर्ट के बाद हमारे पास नोटिस ही नहीं आया। हमारा तो उसकी मलकियत है लिखी, और हमारी जो 403 गज जमीन है उसके लिए तोड़ गए। हाँ। जो नोटिस आया है उसमें 1510 और 1513, उसमें दोनों नंबर कोई सा भी नहीं है, और ये 1513 में आ रही है। जबकि हमने वीडियो से खूब रिक्वेस्ट की, लेकिन वीडियो ने कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करी। हमारी बहन बेटी पे भी अत्याचार करने को कोई मार के डंडे, कल भुआ में 4 डंडे मारे लेडीज पुलिस